हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा सेकंड यूनिट है आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से। मतलब चैप्टर फर्स्ट ही है, बट अच्छी बात यह है कि उसका फर्स्ट मॉड्यूल जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा वास्ट था, बहुत वास्ट था, तो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना था वो फिनिश हो गया। सो आई विल से कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मैं कंटेंट वाइज बात करता हूँ तो कंटेंट वाइज अभी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग लगभग शायद 25-30% ही कवर हुआ है। बट टाइम कंज्यूमशन के हिसाब से बात करूँ तो मोर देन 50% हमारा कवर हो गया है। हाँ, वो बात अलग है, किसी टॉपिक पे हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो बात अलग है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है टाइम के लिए हम कंसेप्ट को स्किप कर देंगे। बट जनरली मैं अगर बात करता हूँ तो मोर देन 50% हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश हो गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है पूरे हमारे लॉ का वो मोर देन 50% है। ठीक है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वो लॉ का जो सिलेबस है रफली हमारा 25% के करीब फिनिश हो गया टाइम के हिसाब से। ठीक है। सो अभी ये सब क्या है, हमारा आराम से हमें पढ़ना है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो अब जो जितना भी पार्ट आएगा ना, अभी जितना भी आगे पढ़ेंगे वो सब वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नया कुछ नहीं आने वाला है, सब पढ़ा हमने वही है, बट उसका अभी एडवांस डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी पता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा था ना, एसेंशियल्स के बारे में पढ़ा था। कौन सा सेक्शन था, उसका सेक्शन याद रखने के लिए कहा था मैंने, सेक्शन 10, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैं देखा था कि क्या कि एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। जब मैंने एक टेबल बनवाई थी, याद होगा, पढ़ा होगा घर पे, एक इस तरह से टेबल बनवाई थी, सेक्शन एज पर सेक्शन 10 अदर देन सेक्शन 10, इस तरह से टेबल करके हमने पढ़ना शुरू करा था। नहीं याद है तो एक बार देख लेना। उसमें हमारे पास एक टॉपिक था कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन होनी चाहिए जो कि वैलिड और लीगल होनी चाहिए। ठीक है। सो अभी कंसिडरेशन बात आई ना, तो कंसिडरेशन के बारे में हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट्स इसके थे, उनके बारे में डिस्कशन हमारा सारा का सारा यहाँ पे कवर होगा। जब मैंने वहाँ पे कवर करा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, सब कुछ वहाँ पे हमने पढ़ा था। जब एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमें उतना ही पढ़ना था, बट वहाँ पे मैंने हर जगह मेंशन कर दिया था कि क्या इसको हम लेटर ऑन स्टेज पे भी पढ़ेंगे। आप क्या करोगे, उस पेज पे इस पेज का नंबर लिख दोगे। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे पता है कुछ ध्यान नहीं होगा, सो आप भूल गए होंगे, अब समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोले जा रहा हूँ, रुको याद दिलाते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो था ये तो हमने सब डिस्कस कर लिया था। देखो कंसिडरेशन था ना यहाँ पे, ये क्या लिखा था, विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन। इसके आगे क्या लिखोगे, पेज कौन सा, जोन सा भी पेज नंबर अभी आपके बुक के हिसाब से बना होगा, मैंने बताया था जो इनिशियली हमारी बुक में अभी पेज नंबर नहीं है, सो आप उसका पेज नंबर डिवोट कर देना। ठीक है, सो पेज नंबर जो भी आपका बनता है यहाँ पे पेज नंबर आप मेंशन कर लेना। ऐसे ही फिर अभी क्या बन चाहे, देखो हमारे ये कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने रह रहे हैं, इसमें से ये तो हो गया हमारा फ्री कंसेंट पढ़ना रह रहा है। इसके बाद हम वो पढ़ेंगे कैपेसिटीज़ ऑफ द पार्टी पढ़ना रह रहा है, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करना अभी रह रहा है, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। समझ में आया, तो ये क्लियर हुआ एक्चुअल में हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन बीच में क्यों आ गया, कि हमारा सारा टॉपिक निमट गया। हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारा पढ़ लिया, ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इतना ही तो पढ़ना था ना। एग्रीमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ऑफर एक्सेप्टेंस सब पढ़ लिया, अभी उन्हीं की डिटेल कर करके हमें देखना है। क्लियर, चलो यहाँ पे भी मैंने लिखा है डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, पेज नंबर लिखोगे, कौन सा पेज नंबर, जिस पेज पे ये वाला रेफरेंस था। ठीक है, ये वाला भी लिखोगे, और पेज नंबर 1 तो है ही हमारा जहाँ पे इसकी डेफिनेशन थी, तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ भाई ये एक्चुअल में कहाँ के थ्रू जा रहा हूँ मैं, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जा रहा हूँ। ये डेफिनेशन लिखी है, जो डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, मैं दोबारा से उतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है, मेनली कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक के कहने पे, प्रॉमिसर के कहने पे, जब प्रॉमिसी कुछ करता है या नहीं करता है, कुछ कर चुका है या कुछ नहीं किया है, या कुछ करने की या कुछ ना करने की प्रॉमिस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें थी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 चीज़ों में उन्होंने बात करा था, पॉजिटिव मतलब टू डू, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब नेगेटिव कुछ ना करना। तो
इस तरह से बात हुई थी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। बात क्लियर? चलो अब यहाँ से हमें नया पढ़ना है, यहाँ से एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने रेफरेंस दिया था सिर्फ इंट्रो था वो। अब बात करते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, मतलब एक तरह से क्या एसेंशियल्स ऑफ ए कंसिडरेशन भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि कंसिडरेशन से रिलेटेड मेरे क्या क्या लीगल रूल्स हैं। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। पहला रूल क्या है, कंसिडरेशन प्रोमिसर के डायरेक्शन पे मूव करती है। मतलब थोड़ा सा हमने इसको पहले भी स्लाइटली सा डिस्कस किया था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, एक ए है, एक बी है, एक सी है, इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये क्या करेगा, सेल करेगा, कुछ भी XYZ चीज़ सेल करेगा, और ये क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बात ये हुई कि बी की जगह ना पेमेंट किसको करनी थी, बी की जगह किससे कर दे, कौन कर देगा पेमेंट, इसको ए कर देगा। तो ऐसी बात हो सकती है। या फिर बाद में ना हो के कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम पे हो जाए मेरा, क्या इन्होंने बात ही क्या करी थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ, ए और बी के बीच में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी क्या था, ए बी को सेल करेगा और सी क्या करेगा, ए को पे करेगा। ये तीन जनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्चुअल में बात जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में है, बट पेमेंट कौन कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है। तो पेमेंट कैन बी मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी, पेमेंट तीसरा बंदा कर सकता है। एनी एक्ट फॉर्मिंग कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। पहली चीज तो क्या, ये हमने देखा था क्या, जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब जो भी कंसिडरेशन है, एट द डिजायर ऑफ ए होनी चाहिए। मतलब ए के कहने पर ही, जिस तरह से ए कहेगा, जब कहेगा, उस हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए। सो यहाँ पे डिजायर किसकी होनी चाहिए, प्रोमिसर की डायरेक्शन के हिसाब से ही होगा। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ, डिजायर किसकी प्रोमिसर की, तो प्रोमिसर के हिसाब से मूव करेगा। तो पता है क्या, मैं एक क्रक्स इसकी क्या निकाल सकता हूँ, इसका क्रक्स क्या निकाल सकता हूँ, ए, अरे भाई ए बी सी, तीन जने हैं, तो जो पेमेंट होगी, जो कंसिडरेशन होगी, डिजायर किसकी होगी, ए की, प्रोमिसर की डिजायर होगी। यहाँ पे दो पार्टी कौन है, ये प्रोमिसर है और ये कौन है, प्रोमिस। हमेशा ध्यान रखना है ए और बी का कंसेप्ट अपना। ठीक है, सो इसकी डिजायर पे मूव होगी। हाँ, मूव हो कोई भी कर सकता है, पेमेंट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूव इसकी डिजायर पे ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो डिजायर वाली बात है ना, ये गाड़ी डिजायर, इसकी हम डिस्कशन और करेंगे अभी। एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ ए थर्ड पार्टी इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अगर वो किसी तीसरे पर्सन की डिजायर पे हो रहा है तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। अभी क्या है, आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। पता है क्या हुआ, आग लग गई थी, कहाँ लग गई थी, मेरी शॉप के बराबर में एक शॉप थी, मतलब नीचे एक शॉप थी, हमारी जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे हमारा है अपना इंस्टीट्यूट। सो वहाँ पे नीचे एक बिल्डिंग थी, उसमें आग लगी। अब भाई वो चिल्ला रहा, आग लगी आग लगी आग लगी। मैं आया, मैं वहाँ पे गया, मैंने क्या करा, वहाँ पे जाके ना पानी डाल दिया। ठीक है, ट्यूं 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 पानी डाला। वो आग जो थी ना ऐसे ऐसे जो उड़ रही थी, ठीक है सर ये क्या बनाया, आग है ये आग धीरे धीरे क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, ये देखो बुझ गई। अब क्या हुआ, उससे मैंने क्या करा, आग बुझा दी, सब कुछ हुई। वो मुझे कहने लगा थैंक यू भाई थैंक यू, आपके कारण आग बुझ गई, आप ना होते तो क्या होता। मैंने कहा कुछ बात नहीं है। कहने लगे मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने कहा ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, इतना एहसान वगैरह के हम हिसाब ही नहीं रखते। आप एक काम करो, आपका ये सामान तो बहुत सारा बच गया ना। उसने कहा हाँ सर जी आपके कारण बहुत सारा सामान बच गया। मैंने कहा कितने का सामान होगा। उसने कहा सर ये कम से कम और कुछ नहीं तो 2 लाख का सामान था मेरा जो आपके कारण बच गया। मैंने कहा अरे चलो मेरे कारण आपको कुछ तो फ़ायदा हुआ। कहने लगा हाँ सर बहुत फ़ायदा हो गया। मैंने कहा एक काम करो मुझे फटाफट 20,000 रुपीज़ पे करो। कितने, 20,000 रुपीज़। वो अभी तक तो तारीफ कर रहा था, वो भी देखो बंदा अभी तक तो क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे बात कर रहा था। अभी जैसे ही मैंने कहा 20,000, उसका मुंह ऐसे हो गया है, 20,000 किस चीज़ की पेमेंट। मैंने कहा मैंने आपके लिए आपकी हेल्प करी है, आपका आग जो बुझाई है, आपके सामान को मैंने जलने से बचाया है, उसकी मुझे पेमेंट चाहिए। कितनी, 20,000 चाहिए, आप मुझे पे करोगे। उसने पेमेंट करने से मना कर दी, कह रहा हाँ निकलो, बुझ गई आग, जाओ। मैंने नहीं कहा था, आपको बुलाया नहीं था आग बुझाने के लिए। देखें लोग ऐसे होते हैं।
जरा से पैसे क्या मांग ले, सब एहसान भूल गया। क्या करें भाई, हम भी कौन सा मानने वाले थे। मैंने कहा मैं केस कर दूंगा। उसने कहा कर लो ना केस। मैं गया कोर्ट में, मैंने केस कर दिया। मैंने कहा कि भाई 20,000 रुपये मेरे बनते हैं, क्यों, मैंने उसके लिए काम करा, कॉन्ट्रैक्ट है। उसने, मैंने क्या करा, उसकी आग बुझाई, उसकी सामान बचाया, अभी उसको कंसिडरेशन बदले में पे करनी पड़ेगी। मैं बड़ा इतरा के गया भाई, मैंने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब पता है मुझे, और मैं तो एकदम टेंशन में। अब बताओ मैं ठीक या वो ठीक? मैं क्यों ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं टीचर हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है मैंने, और सब कुछ सही है। बट वो ठीक क्यों हो सकता है? क्योंकि सर आपने जिस तरह से बोला है ना कि आप टशन में गए, तो उससे लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है ना, आपके माइंड में तो सिर्फ एक ये लॉजिक आया होगा ना कि इसका गलत होने का। अरे लीगली सोचो क्यों गलत होगा। यहाँ पे ऑफर कहाँ है, ऑफर? मैंने ऑफर कब हुआ था? उसने मुझे ऑफर करा क्या कि मेरी आग बुझाओ? नहीं ना, मैं विदाउट उसके कहे, उसकी मतलब बिना कहे उसके मैं आग बुझाने चला गया, और उसने मुझे बुलाया भी होता तो ऑफर में ये बात हुई थी कि जब उसने ऑफर करा था कि बदले में मैं आपको पे करूँगा, ऐसा नहीं हुआ था ना। मैंने भी क्या करा, उसको ऑफर करा कि मैंने ऑफर सिर्फ कितना करा, आग बुझा दूँ आपकी। उसने कहा अरे भैया जल्दी बुझाओ, आग लगी पड़ी है, मेरा सामान जले जा रहा है। मैंने उससे बात पूरी नहीं करी, मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं बदले में पैसे लूँगा तो बुझाऊंगा वरना नहीं बुझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं ये भी मान लेता हूँ कि मैंने चलो ऑफर कर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस भी कर लिया, बट पेमेंट की बात कहाँ हुई? कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पेमेंट की बात तो हुई नहीं ना। जब तक ऑफर में पेमेंट की बात ही नहीं थी तो वो वैलिड कैसे हो सकता है? मतलब वहाँ पे लाइबिलिटी कहाँ से आ जाएगी सामने वाले की पेमेंट करने की? और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन तो सिर्फ मैं पे कर रहा हूँ ना, मैंने उसके लिए काम कर दिया, आग बुझा दी, उसको तो कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा हिसाब ही नहीं सही बना, यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवार्ड फॉर हिज सर्विस एज एक्ट बीइंग डन वॉलेंट्री। क्यों? क्योंकि मैंने जो काम किया है वो अपनी इच्छा से किया है, मैंने उसके कहे पे नहीं किया, हमारे बीच में कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। बात समझ में आई? सो सबसे पहली चीज़ क्या है, कंसिडरेशन के लिए ना एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। मतलब जो कंसिडरेशन आप कर रहे हो ना, आप आग बुझा रहे हो, जो ये फायर जो आप बुझा रहे हो, ये सामने वाले की परमिशन से होना चाहिए, जो आपको ऑफर कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। तो मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए आपको, ऑफर और एक्सेप्टेंस करने के हिसाब से। जब कंसिडरेशन है, देखो कंसिडरेशन दोनों तरफ से होती है, तो दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, मतलब मैं अगर उससे सामने वाले से पेमेंट ले रहा हूँ ना, तो मेरे डायरेक्शन पे होना चाहिए, मतलब उसके डायरेक्शन पे। मैंने आग बुझाई है तो उसके डायरेक्शन पे होनी चाहिए थी। पेमेंट को तो ठीक है भाई, मेरे डायरेक्शन पे मैं मांगने रहा हूँ, लेकिन आग के बदले में कॉन्ट्रैक्ट मेरा पूरा नहीं था। बात समझ में आई? क्लियर है? और इस वाले जो एग्जांपल में लिखा है यहाँ तो क्या लिखा है, पूरा वॉलेंट्री लिखा है कि भाई उसने तो कहा ही नहीं था, अपने आप ही आग बुझा रहे हो, आपने तो उससे तो कोई बात ही नहीं करी थी। डन, यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं। दुर्गा प्रसाद एंड बाल, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ ऊपर वाले में, मुझे थोड़ा सा लग रहा है खुद को। एनी एक्ट फॉर्मिंग कंसिडरेशन मस्ट हैव डिजायर ऑफ द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस कर रहा है ना उसके कहे के हिसाब से करोगे, अपनी इच्छा से नहीं करोगे। ठीक, सामने वाले ने आपको बुलाया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो भाई। पहली चीज़ तो क्या कि आग बुझाने के लिए वो बुलाए तो उसकी किससे होनी चाहिए, उसकी विल से होनी चाहिए, उसकी इच्छा से होनी चाहिए, उसकी डिज़ायर से होनी चाहिए। एग्जाम्पल तो मेरा सिर्फ जो अभी तक हमने पढ़ा वो तो इतना कहता है कि अपने आप से आपने बुझा दी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन की बात नहीं आती। मैंने आपको एक नंबर आगे की बात बताई है, मैंने कहा इन केस उसने ऑफर भी क्या होता तो भी आप पेमेंट नहीं मांग सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपने पेमेंट की बात करी नहीं थी, या तो उसी टाइम पे पेमेंट की बात करते तो ही मांग सकते। ये वाली जो मैंने बात बताई ना वो एक नंबर, मतलब इससे एक स्टेप आगे का बात बताया मैंने आपको। चलो अब ये केस लो है दुर्गा प्रसाद और बालदेव का, ये काफ़ी फेमस है, तो मतलब पढ़ लेना, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स पढ़ना, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट अगेन एग्जाम ओरिएंटेड केस लॉस नहीं आते वहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, केस में क्या हुआ, केस में ये हुआ सर फोटो, हाँ इस केस को बनाने के लिए फ़ोटो बनानी पड़ी। पता है एक बुक लिखने में ना, एक पेज लिखने में 1 घंटा चले जाता है, कभी कभी 2 आवर्स चले जाते हैं। इस पेज को बनाने में ना मुझे 3 आवर्स के करीब लग गए थे। सोचा मैंने कहा कैसे इजी बनाऊँ। अब ये सोचो सर आपको पढ़ाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको अब करनी चाहिए बदले में मेहनत। ठीक है, आप एग्ज़ाम में सोचो अब एक पेपर लिखने में दिक्कत होती है, नोटिंग करने में आपको आलस आता है, और यहाँ बैठ के मैं पूरी बुक लिख रहा हूँ आपके लिए। तभी तो बुक लिखने में मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत एक पेज लिखने में इतनी मेहनत हो जाती है। ठीक है, एडिटिंग वगैरह करने में, मतलब एक चीज़ बताऊँ आपको, ये फॉर्मेटिंग करने में ना, मतलब पहले तो कंटेंट,
ये टेबल इंसर्ट करने में, उसका ये पिंक कलर करने में, यहाँ पे इसका ब्लैक कलर करने में, फॉन्ट एडजस्ट करने में, फिर फॉर्मेटिंग की भाई अभी एक के नीचे एक लाइन मूव करे, ये जो है ना ये ऐसे ही मूव करे, ऐसा नहीं कि कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, फिर कौन सा कलर किस पे देना है ये सोचना बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर्मेटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इन चीज़ों में। तो बुक को लिखना एक तरफ और उसकी फॉर्मेटिंग करना एक तरफ। नॉर्मल अगर जैसे आपकी स्टडी मटेरियल्स हैं अगर वैसी बनानी होती तो फिर दिक्कत नहीं थी, उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी यहाँ लग जाती है। चलो कोई नहीं, मेहनत है, आपको बस मेरा एक ही पर्पस है, आपको इससे फ़ायदा मिले और कुछ नहीं, ठीक है। इन चीज़ों के कारण रिव्यूज़ तो देखो जितने ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं सब, क्या कि बहुत इजी हो रहा है इससे पढ़ना, तो बस यही है मेरा, ठीक है। बीसीके की बुक तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर ही दी थी, सो उसको तो मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो बुक पहुँची है अभी, कहीं से भी कॉल आती है, मैसेज आते हैं कि सर वो बुक सर बहुत अच्छी है, बहुत समझ में आ रहा है, तो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है फिर और मन करता है और अच्छे से लिखो। चलो अब बात करते हैं दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। इसमें ना मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चेक करता हूँ, एक वीडियो दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। वीडियो अभी है नहीं, मुझे एक बार उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी इस टाइम मेरे इसमें नहीं है पीसी में। सो क्या करते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या सिचुएशन थी बात समझो। 3 जने हैं, 3 पर्सन है इस केस में। पहला पर्सन कौन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये कौन है, ये स्टाइलिश से बंदे कॉन्ट्रैक्टर है, स्टाइलिश तो तीनों ही है, बस लास्ट वाला शॉपकीपर ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक, कॉन्ट्रैक्टर है। एक कौन है पी, ये कंस्ट्रक्टर है, इसको कॉन्ट्रैक्टर मत पढ़ लेना। और तीसरा कौन है डी, जिसका नाम वो कौन है शॉपकीपर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने सी आस्क पी टू रेनोवेट अ बिल्डिंग। अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, एक कंस्ट्रक्टर है जो मतलब कंस्ट्रक्शन करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कई बार ना बहुत एरिया हो जाते हैं कि उस एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, उसमें सारी बिल्डिंग मैं बनवाऊंगा, मैं ठेका ले लिया मैंने, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर का क्या हो जाता है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, वो खुद नहीं बनाता है, तो वो अपने अंडर में कंस्ट्रक्टर्स रखवा लेता है और वो क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर फिर वो बिल्डिंग वगैरह बना के सेल आउट कर देते हैं। तो इसी तरह से एक सिचुएशन था, एक मार्केट थी, वहाँ पे क्या था कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में थी पूरी वो एरिया। तो उसने क्या करा, वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर को अपॉइंट करा और उसको कहा कि भाई पी को अपॉइंट करा और कहा कि ठीक है एक काम करो, यहाँ पे ना पूरा रेनोवेट कर दो, जहाँ पे जो भी बिल्डिंग वगैरह बनानी है हमें करना है वो कर दो, और इसको क्या करेंगे फिर हम रेंट पे दे देंगे। अभी क्या था कि रेंट पे देने वाली बात थी, तो डी बंदा जो था ना, पी ने क्या करा, डी को, अरे भैया रुको, डी ने रुको रुको रुको, पी ने डी को क्या करा, शॉप रेंट दे दी, ठीक है। वहाँ पे क्या करा, उसको शॉप दे दी। पता है और क्या कहा, भाई ये ना शॉप बहुत कीमती शॉप है, मतलब क्या ये किसी को मिलती नहीं है ऐसे वैसे, मैं तुम्हें दिलवा रहा हूँ, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा अरे भाई बस दिलवा दो, आप जो कहोगे मैं वो दे दूंगा। इसने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिश्वत चाहिए, रिश्वत। रिश्वत खुलेआम तो रिश्वत नहीं मांगते हैं। उसने क्या कहा, देखो मैं इसको रिश्वत नहीं कहूँगा, नॉर्मल भी आप ले सकते हो, कि मुझे क्या करना, जो भी आप सेल करोगे ना अपनी शॉप पे, उसका मुझे क्या करते रहना, कुछ कमीशन पे करते रहना। डी शॉपकीपर जो है दुकानदार, प्रॉमिस टू पे कमीशन टू पी। इसने डी ने क्या कहा, मैं आपको क्या करूँगा, डी ने पी को कहा मैं आपको कमीशन पे करता रहूँगा। तो बात आई, सब हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब अर्न करना शुरू कर दिया ना, उसको दुकान मिल गई, तो डी भी चालू। उसने कहा अच्छा भाई तुम मुझसे पैसे मांगोगे, मैं देता नहीं, उसने मना कर दी। अब क्या हुआ, इसके बाद पी चला गया कोर्ट, केस फाइल कर दिया। क्या कहने लगा, देखो बात समझो पूरी, मैंने ऑफर करी, ठीक है, उसने एक्सेप्ट, मैंने ऑफर करा क्या कि मैं आपको शॉप दूंगा, कंसीडरेशन तो है ना कि मैं आपको शॉप दूंगा, आप बदले में क्या करोगे, मुझे कमीशन दोगे। सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ये प्रॉमिस बन गया, सब कुछ बन गया, बन गया बन गया बन गया बन गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जैसे ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या मैं इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूँ। तो कंसीडरेशन भी दो साइड से मूव हो रही है, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी, सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या डी को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए कि वो मुझे क्या करेगा, पे करेगा, ऐसा उसने कहा। अब समझ में आ रहा है आपको, क्या लगता है वैसे, एक बार सोच के देखो कि किसके फेवर में केस गया होगा। भाई सब कुछ तो है यहाँ पे, ऑफर एक्सेप्टेंस, तो डी के फेवर में जाना चाहिए ना, लॉजिकल है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ओके है।
लेकिन फिर क्या आई, आंधी आई, तूफान आया, ऐसे ऐसे बिजली गिरी लहराती हुई, और कोर्ट ने क्या कहा, इनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, डी सही है, धोखा हो गया। सर धोखा कैसे, कोर्ट धोखा नहीं देता है। हाँ मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, ठीक है। सो अभी हमें देखना रहेगा कि कहाँ पे हमने क्या गड़बड़ कर दी, कि किसके कारण सब कुछ होते हुए, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, कंसिडरेशन इधर से भी है, कंसिडरेशन इधर से भी है, सब कुछ है, वैलिड है, सब कुछ डन है। रिश्वत नहीं कहूँगा इसलिए, ये कमीशन ले रहा है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, रिश्वत तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा था। तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, सब कुछ है, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई, ये जो प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टी ये पी की थी ही नहीं, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ऑनरशिप आ जाती है। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये वैसे वाला नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मत समझो, जो आप बिल्डिंग बनाते हो वहाँ पे तो मालिक आप होते हो, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं होता है। इस केस में ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कह दो, ये इसी के पास था, मतलब मेन बंदा यही था, मालिक यही था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इसकी है ना, तो क्या होगा, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द ऑफरर। यहाँ पे भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में हो रहा है, और कंसिडरेशन में जो जा रही है पेमेंट वो किसी और की जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दे रहा है ना, अगर सामान ये दे रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में, सी के बीच में और डी के बीच में होना चाहिए था, पी के तो इसमें होना ही नहीं चाहिए था। पी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कैसा, जिसमें सामान किसी और का हो। बात समझ में आई। तो पी अपनी ही तो चीज़ दे सकता है, बट किसी और की चीज़ उसमें नहीं दे सकता है। बात समझ में आई। हाँ ऐसा जरूर हो जाता, सी पी और डी तीनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर तो बात अलग है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई चलो ठीक है, अभी इस तरह की सिचुएशन आई है तो यहाँ पे तो फिर सभी हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि भाई सामान किसी का, कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रहा है। पढ़ें एक बार और क्लियर हो जाएगा हमें, वीडियो देखेंगे फिर उससे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फैक्ट ऑफ द केस, पी प्लेंटिव्स, प्लेंटिव कौन होता है, प्लेंटिव वो होता है जो अपील करता है, मतलब जो केस फाइल करता है, जिस जो बेचारा मारा हुआ है, जिसको दिक्कत हुई, जिस जो केस फाइल कर रहा है, तो लिख लेना यहाँ पे, इसलिए पी डिवोट करा है इसका नाम। स्पेंट सम मनी फॉर रिनोवेशन ऑफ मार्केट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कलेक्टर। पी ने क्या करा, रिनोवेशन पे कुछ पैसा खर्च करा और लोकेशन को रिनोवेट करा, किसके कहने पे, कलेक्टर के कहने पे। आफ्टर सच रेनोवेशन अ शॉपकीपर डी, जो कौन है, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन है, जो अपने बचाव में बोल रहा है, प्लेंटिव कौन है, जो केस कर रहा है, और डिफेंडेंट कौन, जो अपने बचाव में बोल रहा है। यहाँ पे केस किसने करा था, पी ने करा था ना, कंस्ट्रक्टर ने करा था ना, कि भाई डी मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तो पी कौन हुआ, जो केस कर रहा है, और डी कौन हुआ, डिफेंडेंट, जो अपने आप को बचा रहा है। उसने एक प्रॉमिस करा कि वो क्या करेगा, पी को ना सेल जैसी जैसी होती रहेगी उसके हिसाब पे कमीशन पे करता रहेगा। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस बाय द शॉपकीपर, उसके बाद में क्या हुआ, शॉपकीपर ने प्रॉमिस अपना पूरा करने से मना कर दिया। पी ने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट केस कर दिया पैसा रिकवर करने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन क्या है, क्या पी पैसा रिकवर कर सकता है, डिसीजन क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कंसिडरेशन एज मनी वॉज नॉट स्पेंड बाय द प्लेंटिफ पी एट रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट डी। यहाँ पे ये क्या डिसाइड करा गया कि जो पैसा भाई तुमने बिल्डिंग पे लगाया था ना, वो डी के कहने पे नहीं लगाया था, बट एट इंस्टेंट ऑफ थर्ड पर्सन विच द कलेक्टर, दस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। कि भाई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपका क्या है, एक कंसिडरेशन तो आप दे रहे हो, ठीक है, आप क्या दे रहे हो उसको, बिल्डिंग में रेनोवेशन करके दिया, ठीक है, रेनोवेट करके दी, और ये क्या दे रहा है आपको, ये उसमें कमीशन देने की बात कर रहा है आपको, ठीक है। अब जो कमीशन वाली बात है, कमीशन, ये तो सीधी सी बात है कि भाई इन दोनों के बीच में बात हुई, यहाँ पे इसने कहा कमीशन कर दो, इसने देने को बात कर दी, इस वाले में सब हो गया। बट जब मैं बात कर रहा हूँ बिल्डिंग रेनोवेशन की, ये एक्ट क्या इसके कहने पे करी थी क्या, बिल्डिंग रेनोवेट नहीं करी थी ना, किसके कहने पे करी थी, सी के कहने पे कह रही थी। अगर ये डी के कहने पे रेनोवेट करता फिर तो बात ठीक थी, ये इसने कैसे करी थी, या तो अपनी विलिंगनेस से, मतलब अपनी मर्जी से करी थी, जैसे पहले वाला हमने केस देखा था ना, वहाँ पे अपनी मर्जी से मैंने आग बुझा दी, या फिर किसी और के। तो मेन पर्पस क्या है कि भाई जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना इन दोनों के, तो सामने वाले की मर्जी से नहीं हुआ, तो ऐसा कोई सिचुएशन आ रही है तो फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रॉपर नहीं है। सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे क्या चीज़ देखनी है, कौन सा रूल है कि इस वाले को तो छोड़ दो, ये तो कमीशन है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ काम करने वाला ऐसा प्रोसेस ही नहीं था, पेमेंट है, इन दोनों के बीच में बात हुई है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाली जो कंसिडरेशन थी जहाँ पे एक्ट इन्वॉल्व था, रेनोवेशन का एक्ट था, ये इसके कहने पे नहीं करी, इसके कहने पे करी होती फिर तो पी उसके लिए क्या हो जाता, एलिजिबल हो जाता, ठीक है। क्योंकि फिर तो क्या है कि भाई इसने क्या करा, रेनोवेट कर दिया इसके कहने पे, और इसने कहा कि मैं बदले में क्या करूँगा, कमीशन दे दूंगा, बात ठीक है, और रेंट किसको देता रहूँगा, इसको देता रहूँगा क्योंकि वो तो मालिक है। ऐसी बात होती तो फिर ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्टर और इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके और इसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। एक बंदा दो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है ना अलग अलग पर्सन से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरे लिए तो अभी कॉन्ट्रैक्टर का तो काम बेकार है, मेरे लिए मेन क्या है, इनके और इनके बीच में है कि भाई इसने जो करा है इसके कहने पे करा है, इसके कहने पे नहीं करा है। सर क्या कर दिया आपने ये, सर छोड़ो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अभी क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है।